अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, वो हम इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे, कुछ कम्युनिकेशन के बारे में। और उसके बाद कुछ बेसिक जो सर्वर्स हैं जिस तरह के ऊपर इंटरनेट वगैरह चलते हैं उसके बारे में कुछ हम बात करेंगे। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कम्युनिकेशन टाइप्स के ऊपर, कि कम्युनिकेशन टाइप्स किस तरह की होती हैं और कितनी तरह की होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो पहली जो टाइप्स दो हैं इसकी सिंक्रोनाइजेशन और एसिंक्रोनस, ठीक है। ये दो किस्म की इसके ऊपर कम्युनिकेशन टाइप्स होती हैं। अब सिंक्रोनस क्या आती है और एसिंक्रोनस टाइप क्या आती है। तो सिंक्रोनस टाइप एक ऐसी टाइप होती है जिसमें कि दोनों यानी सेंडर और रिसीवर को एक ही टाइम पे एक्टिव रहना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर वो कम्युनिकेशन चलती है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूँ, जिस तरह एक टेलीफोन के ऊपर आप कॉल वगैरह करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि दोनों जो कि रिसीवर होता है और जो सेंडर होता है, यानी एक जो कॉल मिलाने वाला होता है और दूसरा जो सुनने वाला होता है, वो दोनों एक ही वक्त पे एक्टिव होते हैं। तो तब ही वो क्या होती है, कॉल वगैरह जो होती है वो चलती है। ये सिंक्रोनस की एक बेसिक सी टाइप मिसाल है। सिंक्रोनस में क्या होता है कि जब सेंडर और रिसीवर एक ही वक्त पे एक्टिव होने चाहिए, अदरवाइज वो ये सिंक्रोनस जो कम्युनिकेशन है ये मुमकिन नहीं होती। उसके बाद आ जाती है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होती है कि ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसमें कि आपका जो रिसीवर है, ठीक है, वो ना भी एक्टिव हो तो उसके बगैर ही ये कम्युनिकेशन हो सकती है। जिसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं देता हूँ कि जिस तरह कि आपके मैसेज वगैरह अगर सेंड करते हैं, ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगला वो जो है वो मैसेज उसी वक्त रीड करे, या आप फेसबुक वगैरह के ऊपर या व्हाट्सअप वगैरह के ऊपर आपको मैसेज सेंड करते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उस मैसेज के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि जी अगर आप एक्टिव हैं तो उस वक्त दूसरा जिसको आपने वो भेजा हुआ है वो भी एक्टिव ही होना चाहिए। उसके बाद आगे इसकी दो टर्म्स और आती है कम्युनिकेशन में से, वो एक आती है ब्रॉडकास्टिंग और दूसरी आती है मल्टीकास्टिंग। अब ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग में इस तरह की होती है कि एक सेंडर जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो अपनी सर्विसेज वगैरह या अपनी जो कॉल वगैरह वो सेंड करता है, वो तकरीबन उसके बाद उसके लिसनर जो होते हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जिस तरह अगर ब्रॉडकास्टिंग की सिंपल सी मिसाल दे, जिस तरह टेलीविज़न की मिसाल है या रेडियो की एक मिसाल है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी एक बंदा जो होता है वो सिग्नल तो सेंड करता है, ठीक है, लेकिन अब वो अगला जो होता है वो एक नहीं हो सकता, जो इसका रिसीवर होता है वो कई हो सकते हैं, वो हज़ारों में हो सकते हैं या वो लाखों में हो सकते हैं। यानी कि एक वसी एरिया और वसी लोगों को कवर करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसको ब्रॉडकास्टिंग का नाम दिया जाता है। उसके बाद आ जाती है मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग भी इसी तरह होती है, लेकिन मल्टीकास्टिंग सिर्फ चंद मखसूस लोगों के लिए या मखसूस ग्रुप्स के लिए ही ये इस्तेमाल की जाती है। इसमें ये नहीं होता कि ये एज ए यूनिवर्सल के तौर पर इस्तेमाल की जाए कि जी इसके अंदर जितने भी लोग हों वो आ जाते हैं, बल्कि एक मखसूस ग्रुप के लिए कोई भी जो सेंडर है वो मैसेज सेंड करता है और सिर्फ वो ग्रुप वाले ही उसको आके सुन सकते हैं या उसको रिसीव कर सकते हैं। और ये जो टाइप होती है ये मल्टी कास्टिंग की टाइप होती है। उसके बाद एक कम्युनिकेशन टाइप है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो सिर्फ दो कह लें कि डिवाइसेस के दरमियान ही हो सकती है, ठीक है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर दो कंप्यूटर जो कि आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, अगर एक सेंड करता है तो दूसरा उसको रिसीव करता है, या दूसरा सेंड करता है तो पहला उसको रिसीव करता है। इसी तरह की जो कम्युनिकेशन होती है ये पॉइंट टू पॉइंट होती है कि यानी एक डिवाइस जो होती है वो दूसरी डिवाइस के साथ डायरेक्टली अटैच होती है और इसको पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का नाम दिया जाता है। उसके बाद आगे इंटरनेट की कम्युनिकेशन इन तमाम तरीक़ों से हो सकती है, ठीक है, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट भी आता है, यानी कि लैन अगर जिस तरह सिंपल कि कंप्यूटर जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ वायर्स के ज़रिए अटैच हुए होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को मैसेज दे सकता है, ठीक है, या दूसरा कंप्यूटर पहले कंप्यूटर को ही मैसेज दे सकता है और इसको पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का नाम दिया जाता है। उसके बाद इंटरनेट जो होता है वो एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करता है। यानी जिस तरह आप मखसूस किस्म के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो, व्हाट्सअप वगैरह या मैसेंजर वगैरह, आप क्या करते हो कि आप अगर एसिंक्रोनस की इसमें बात करते हैं,
ठीक है, आप मैसेज वगैरह सेंड कर देते हो, लेकिन अगले के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो भी उसी वक्त ऑनलाइन हो। आपका मैसेज होता है वो अगले तक पहुंच जाता है, और वो जब वो ऑनलाइन होता है तो वो उसको रीड कर सकता है। ठीक है, सिंक्रोनस में कुछ इस तरह की होती हैं कि अगर फॉर एग्जांपल तो हम सिंक्रोनस की बात कर रहे थे। तो सिंक्रोनस में क्या होता है कि कोई भी अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर या ईमो के ऊपर या आप किसी चीज़ के ऊपर, आप स्काइप के ऊपर फॉर एग्जांपल कॉल करते हो, ठीक है, तो अगले के लिए ज़रूरी है कि अगर आप उसके साथ कॉल पे बात करना चाह रहे हो तो अगले का भी उसी टाइम के ऊपर एक्टिव होना ज़रूरी होता है। तो ये एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस कंप्यूटर तकरीबन तमाम किस्म की ये फैसिलिटी जो होता है वो आपको देता है इंटरनेट। उसके बाद मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग में क्या करता है कि आप अपनी कोई भी पोस्ट वगैरह जो होते हो वो पब्लिकली तौर पर जब शेयर करते हो तो वो क्या होता है कि तमाम लोगों के पास वो चली जाती है, और ये मल्टीकास्टिंग की एक आम एग्जांपल है। या इंटरनेट के ऊपर आप कोई भी चीज़ अपलोड करते हो तो वो जो जो लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं वो सारी इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मखसूस यानी आप क्या कर रहे हो कि कुछ ब्लॉगिंग वगैरह यूज़ कर रहे हो जिसके ऊपर कि सिर्फ चंद मखसूस लोग ही आते हैं जो कि उस ब्लॉग के रिलेटेड वहाँ से डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह जो होता है कि इंटरनेट जो होता है वो आपको तमाम किस्म की जो कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करता है। तो इस तरह इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए आप एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस, मल्टीकास्टिंग, पॉइंट टू पॉइंट और उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग, ये तमाम की तमाम जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है उसको अवेल कर सकते हो। हालांकि बाकी जो डिवाइसेस होती हैं या बाकी जिस तरह के जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं वो सिर्फ कुछ खास किस्म की ही आपको वो कम्युनिकेशन जो होते हैं वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इंटरनेट आपको तकरीबन हर तरह की कम्युनिकेशन फैसिलिटी जो होता है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद आगे जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर। क्लाइंट सर्वर क्या होता है? सबसे पहले क्लाइंट सर्वर क्या होता है? अब कोई भी बंदा जो कि एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है किसी दूसरे को, ठीक है, तो वो दोनों क्या होके वो एज ए क्लाइंट सर्वर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसकी सॉरी, ठीक है आज ज़रा सॉरी है, मेरा लैपटॉप थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इस वजह से ये स्लाइड्स वगैरह जो हो रही हैं ये कट के वगैरह कट जाती हैं या खुद ऑटोमेटिकली ये आगे पीछे चली जाती हैं। तो क्लाइंट एंड सर्वर की हम बात कर रहे थे, ठीक है। क्लाइंट क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट के ऊपर क्या करते हो, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ के लिए अपनी रिक्वेस्ट भेजते हो, तो आप जब अपनी रिक्वेस्ट भेजते हो तो वो कहाँ पे जाएगी? वो आपकी रिक्वेस्ट जो होगी वो वेब सर्वर के पास जाएगी, ठीक है। अब आप एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, आप एज ए क्लाइंट हो, ठीक है। अब क्या करेगा वेब सर्वर जो होगा वो आपको इसके बदले में कोई ना कोई रिस्पॉन्स देगा, ठीक है, और वो जो आपको रिस्पॉन्स करेगा वो एज ए सर्वर के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। इसमें दो तरह की, अब क्लाइंट सर्वर के हवाले से मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप कोई दो कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो तो वो भी एज ए क्लाइंट सर्वर के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी एक कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है वो क्लाइंट है, और दूसरा उसके बदले में जो इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट के बदले में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करता है वो एज ए सर्वर के तौर पर ही काम करेगा। यानी कि क्लाइंट सर्वर जो होता है, कोई भी बंदा जो कि रिक्वेस्ट सेंड करता है वो एज ए क्लाइंट एक्ट करता है, ठीक है। दूसरी तरफ जो उस रिक्वेस्ट के बदले में आपको कुछ रिस्पॉन्स वगैरह देता है वो एज ए सर्वर के तौर पर वो काम करता है। उसके बाद आगे क्लाइंट सर्वर के कुछ रिलेशनशिप्स हैं कि क्लाइंट सर्वर जो होता है वो किस तरह रिलेशनशिप एक कायम रखता है। अब यहाँ पे एक बात ये होती है कि जब भी आप क्लाइंट सर्वर के ऊपर जा रहे होते हैं तो अब सर्वर जो होता है उसके पास सिर्फ आप एक ही क्लाइंट नहीं होते। अगर मैं सिंपल वेब सर्वर की बात करता हूँ तो वेब सर्वर के लिए लोग क्या होते हैं कि लोग हज़ारों की तादाद में इस सर्वर के ऊपर आप अपनी रिक्वेस्ट वगैरह सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है कि वो कई हज़ार लोगों या लाखों लोगों को एक ही टाइम में वो हैंडल कर रहा होता है। तो अब ये नहीं होता कि अगर आपने कोई रिक्वेस्ट वगैरह सेंड कर की है तो वो तब तक आपके पास ही रहेगा जब तक कि वो दूसरा नहीं आ जाता। तो इसके लिए वो कुछ खास किस्म के टेक्निक्स वगैरह यूज़ करते हैं जिसको कि जितने भी उसके ऊपर क्लाइंट्स वगैरह अपनी रिक्वेस्ट वगैरह सेंड कर रहे हैं वो सबको हैंडल कर सके। तो इसके लिए फिर क्या करता है सर्वर जो होता है, जब अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई वेब ब्राउज़र पे जाके आपने ओपन किया, सर्वर क्या करता है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है, और देने के बाद आपका क्या होता है कि वो आपसे कनेक्शन मुनक़ता कर देता है या कट कर देता है, जिसकी वजह से जो दूसरा रिक्वेस्ट सेंड करता है वो उसको प्रोसेस करना शुरू कर देता है। क्योंकि उसने क्या करना होता है कि उसने लाखों लोगों को एक ही वक्त में या लाखों रिक्वेस्ट को एक ही वक्त में हैंडल करना होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि वो एक ही तरह
आपके लिए डेडिकेटेड एज ए लिंक इस्तेमाल या डेडिकेटेड नहीं हो सकता। डेडिकेटेड यानी इसका मतलब ये होता है कि मखसूस सिर्फ आपके लिए मखसूस हो जाए, वो आपके ही काम करना शुरू कर दे। बल्कि वो क्या करता है कि जब जब तक वो आप उसको कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, आपकी रिक्वेस्ट के बदले में वो आपको रिस्पॉन्स सेंड करता है, और रिस्पॉन्स सेंड करने के बाद सर्वर जो होता है वो दूसरी रिक्वेस्ट को करना शुरू कर देता है। तो ये तब तक चलता जाता है। इसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल दोबारा से आप कोई और लिंक उस वेब आपने कोई पेज वगैरह जब आपके सामने ओपन होता है, आप कोई उसके ऊपर और लिंक वगैरह को क्लिक करते हो, तो वो लिंक फिर दोबारा क्या करता है, सर्वर जो होता है वो आपसे आप कनेक्शन कर लेता है। कनेक्शन करने के बाद फिर वो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिर वो इस तरह कट ऑफ हो जाता है। यानी जब तक सर्वर आपको इन्फॉर्मेशन दे के फिर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता है, वो आपकी तरफ से फ्री हो जाता है। लेकिन जब अगर कोई नया स्ट्रक्चर जब आप करते हैं तो उसके फिर क्या होता है कि वो दोबारा आपसे कनेक्टेड हो जाता है और वो आपको आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। अब इसकी आगे सिंपल सी ये चीज़ें चलती हैं कि अब एक तो जिस तरह एक सर्वर्स के पास एक से ज़्यादा या हज़ारों या लाखों क्लाइंट्स हो सकते हैं, इस तरह एक क्लाइंट जो होता है वो लाखों या हज़ारों सर्वर्स वगैरह को भी इस्तेमाल कर सकता है। इसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको लिंक सेंड आपने कोई वेबसाइट ओपन की हुई है, ठीक है, अब ये होता है कि जो डाटा वेबसाइट्स के ऊपर पड़ा होता है वो किसी एक सर्वर के अंदर नहीं पड़ा होता, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितना भी इंटरनेट पड़ा हुआ है वो मुख्तलिफ सर्वर्स के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, या उसका जो डाटा पड़ा हुआ है वो पूरे सारी दुनिया के जितने भी सर्वर्स हैं वो उन्हीं के ऊपर पड़ा हुआ था। तो जिस तरह अगर वो अब डाटा के हिसाब डिपेंड करता है कि जी आपको किस किस्म का डाटा चाहिए और वो डाटा किस सर्वर के पास पड़ा हुआ है। इसी तरह आप जो होते हैं अगर आप एज ए क्लाइंट जब उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आप भी हज़ारों या लाखों सर्वर्स के ऊपर बैक वक्त काम कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि अगर एक लिंक है, ठीक है, आपके पास जो एक सर्वर ने आपको इन्फॉर्मेशन दिया उसके ऊपर कोई लिंक है, तो लेकिन उसके लिंक के रिलेटेड जो डाटा पड़ा हुआ है किसी दूसरे सर्वर के पास पड़ा हुआ है, तो आप जब उस लिंक को करोगे तो वो क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली दूसरे सर्वर्स के साथ वो कनेक्ट हो जाता है। और वो इसी तरह अगर उसके बाद इंफॉर्मेशन वगैरह चलती जाती हैं, ठीक है, यानी आप लिंक ओपन करते चले जाते हो, तो इस तरह मुख्तलिफ सर्वर जो होते हैं वो आप यूटिलाइज होते चले जाते हैं। क्योंकि इस तरह कि पहले भी मैंने जिस तरह आपको बताया कि इंटरनेट का जो डाटा पड़ा हुआ होता है वो किसी एक मखसूस सर्वर के पास नहीं पड़ा होता, बल्कि वो कई सर्वर जो होते हैं उनके ऊपर वो डाटा पड़ा हुआ होता है जो कि पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। तो लिहाजा इस वजह से वो क्या करते हैं कि वो अपना डाटा जो होते हैं इसी तरह को वो उसको इस्तेमाल करते हैं। अब इंटरनेट जब आप कनेक्शन वगैरह क्रिएट करते हो तो इंटरनेट के ऊपर आगे जो कनेक्टिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ इंटरनेट के ऊपर प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे होते हैं, जिस तरह के TCP IP प्रोटोकॉल होता है या HTTP प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। ये प्रोटोकॉल आगे क्या करते हैं कि किसी भी क्लाइंट सर्वर के लिए एक मखसूस किस्म का काम सारा अंजाम देते हैं। इंटरनेट के ऊपर जो डाटा पड़ा हुआ होता है वो जो डाटा होता है वो एज ए पैकेट स्विचिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है। यानी कि वो डाटा आप फॉर एग्जांपल कोई डाटा सेंड कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, या वेब सर्वर जो आपको कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रहा है, तो वो ये नहीं होता कि वो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी दे देता, बल्कि वो क्या करता है कि वो इंटरनेट के ज़रिए पैकेट्स की सूरत में जो उसके ऊपर डाटा पड़ा हुआ होता है वो आपको उसी सूरत में प्रोवाइड करता है। इस तरह आपको पिछले लेक्चर्स में आप IP के बारे में जिस तरह और उसके बाद HTTP प्रोटोकॉल और TCP/IP प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ चुके हैं। ये क्या करते हैं कि एक तो इनका काम TCP/IP प्रोटोकॉल का काम होता है कि ये कॉमन कम्युनिकेशन का काम देता है, कि यानी दोनों जो सेंडर और रिसीवर हैं वो एक ही तरह के या एक ही पॉइंट पे एक ही प्लेटफॉर्म के पे आके वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। और HTTP क्या करता है कि जब क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट वगैरह सेंड करता है तो वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास या वेब सर्वर के पास लेके जाता है और उसके बदले में वो आपको कुछ डाटा वगैरह जो होता है वो दे देता है। तो इस तरह जितना भी जो डाटा पड़ा हुआ होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि वो सारे का सारा पैकेट्स की सूरत में आप तक पहुंच रहा होता है। यानी कि वो 1 बाय 1 सारा डाटा इकट्ठा नहीं देता, बल्कि वो उसको मखसूस उसके पैकेट्स बनाकर वो आपको सेंड करता है। और इसी तरह ये जितना भी ज़्यादा होता है सर्वर्स को, अब ये नहीं होता कि कोई भी बंदा आके यूज़ कर रहा है, अब सारे जो होते हैं वो एक क्यू की सूरत में आते हैं, ठीक है। अगर एक सर्वर लाखों या करोड़ों रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा था, तो इस तरह जो पहले आएगा सबसे पहले उसकी रिक्वेस्ट प्रोसीड होगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो आते जाएंगे उनकी रिक्वेस्ट जो होगी वो इसी तरह ही प्रोसीड होती चली जाएगी। उसके बाद आगे जो है स्टे कनेक्टेड। अब ये नहीं होता कि जब
आप फॉर एग्जांपल आपने रिक्वेस्ट सेंड की है, ठीक है, आपने एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर जो है वो इंटरनेट के ऊपर इस्तेमाल करना है। तो वो क्या होता है कि सर्वर जो होता है वो उतनी देर तक ही आपके पास रहता है जितनी देर तक कि वो आपकी रिक्वेस्ट के बदले में आपको कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह या रिस्पॉन्स वगैरह नहीं दे देता। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑनलाइन टिकट्स वगैरह बुक करवानी है तो उसके लिए आपको ज़ाहिर मुख्तलिफ प्रोसीजर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। यानी पहले क्या करना पड़ता है, उसकी इन्फॉर्मेशन पे जाना पड़ता है, फिर उसके मखसूस टिकट्स काउंटर पे जाना पड़ता है, काउंटर से फिर आप उसको बाय करते हो। तो इस तरह ये 3-4 स्टेप्स किस जो कि आप इंटरनेट के ऊपर दे रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हर वक्त मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया कि जब वो आपकी रिक्वेस्ट के बदले में रिस्पॉन्स कर देता है तो वो आपसे डिसकनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह इसको कनेक्टेड करने के लिए कुछ मुख्तलिफ रूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जिनको इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर या क्लाइंट जो सर्वर होता है वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है। सबसे पहले जो इसके अंदर आती है वो कुकीज़ होती हैं। कुकीज़ क्या होती हैं? कुकीज़ जो होती हैं वो एक कह लें कि आप ये मखसूस किस्म का डाटा पड़ा हुआ होता है। यानी आप जब कोई भी रिक्वेस्ट वगैरह सेंड करते हो तो वो क्या करता है, सर्वर अपने अंदर उसके एज ए वो डाटा के टेम्परेरी डाटा के तौर पर वो सेव कर लेता है, ठीक है। जब आप दोबारा से उसको रिक्वेस्ट वगैरह सेंड करते हो तो वो उन्हीं कुकीज़ को इस्तेमाल करते हुए आपसे कनेक्टेड होकर वो आपको दोबारा रिस्पॉन्स करता है। कुकीज़ जो होती हैं ये एक टेम्परेरी डाटा पड़ा होता है, ये तब तक यूज़ होता है जब तक आप वहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं। तो वो इस तरह कुकीज़ जो होता है ये टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, ये कंप्यूटर के अंदर भी इसी तरह पाई जाती हैं, ठीक है। जिस तरह के फॉर एग्जांपल आपको इंटरनेट के ऊपर सर्फिंग करते हो, ठीक है, सर्फिंग करने के बाद फिर क्या होता है कि अब एक वेबसाइट अगर आप ओपन कर रहे हो तो पहले तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब दूसरी दफ़ा आप उसको ओपन करते हो तो वो जल्दी हो जाती है। उसकी रीज़न क्या होती है? क्योंकि आपके कंप्यूटर के अंदर एक टेम्परेरी फाइल्स उसकी जनरेट हो जाती है। जब आप दोबारा उसको खोलते हो तो वो टेम्परेरी फाइल क्या करती है, ऑटोमेटिकली उसके साथ जाके कनेक्टेड हो जाती है। और उसके बाद एक जो मेन चीज़ और होती है वो यूआरएल होती है, ठीक है। यूआरएल जिसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। यानी कि जो भी आप नेट के ऊपर या वेब सर्वर के ऊपर सर्चिंग वगैरह करते हो, अपने ब्राउज़र के ऊपर सर्फिंग करते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो जो यूआरएल होता है वो सर्वर के पास सेव हो जाता है, ठीक है। जब भी आप वो यूआरएल जब सर्वर के में सेव हो जाता है, वो भी क्योंकि एज ए टेम्परेरी फाइल के तौर पर ही सेव रहता है, क्योंकि सर्वर जो होता है उसके अंदर पहले इतना डाटा होता है कि वो आपके रिलेटेड डाटा भी उसको स्टोर नहीं कर सकता। तो इस वजह से फिर वो आगे क्या करता है कि उन्हीं को यूआरएल को रीड करता है, रीड करने के बाद फिर वो आपको रिस्पॉन्स कर देता है। इस तरह कुछ काम जो होते हैं वो क्लाइंट्स की तरफ से होते हैं, कुछ काम जो होते हैं वो सर्वर्स की तरफ से होते हैं। अब कुछ परफॉर्मेंस कुछ मुख्तलिफ किस्म के टास्क जो होते हैं, ठीक है, वो क्लाइंट जो होता है वो अपनी तरफ से प्रोवाइड करता है, और जो भी यानी रिक्वेस्ट वगैरह उसके बदले में क्लाइंट उसको इन्फॉर्मेशन वगैरह देता जाता है, वो क्लाइंट साइड के हो जाते हैं, ठीक है। तो जितने के सर्वर वगैरह वहाँ पे आगे जाके उसको रिस्पॉन्स करते जाते हैं, वो सारे के सारे सर्वर जो होता है वो अपनी तरफ से उसको रिस्पॉन्स करता है। इस तरह क्लाइंट सर्वर जो होते हैं दोनों के ऊपर ही कुछ ना कुछ मखसूस किस्म के काम परफॉर्म किए जाते हैं, और इसीलिए ये क्लाइंट सर्वर का जो डाटा होता है ये ड्यूरिंग इस तरह ये ऑन एंड ऑफ कनेक्शन जो होता है ये सर्वर के ऊपर जारी रहता है। लेकिन एक आम यूज़र को यही लगता है कि जी हमारा जो सर्वर के साथ डाटा पड़ा हुआ है तो ये हमें ही सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, बल्कि इस तरह नहीं होता, ठीक है। वो आपके अलावा हज़ारों या लाखों जो रिक्वेस्ट वगैरह या लोग वगैरह सर्वर को यूज़ कर रहे हैं वो उनको भी उसी टाइम पे रिस्पॉन्स कर रहा होता है। तो जब तक आप अपनी तरफ का यानी एज ए क्लाइंट आप अपने मुख्तलिफ कोई टास्क वगैरह परफॉर्म कर रहे हो तब तक वो डिस्कनेक्ट रहता है, लेकिन जब आप उसको रिक्वेस्ट सेंड कर देते हो तो फिर सर्वर रिस्पॉन्स के तौर पर अपना काम जो होता है वो परफॉर्म करना शुरू कर देता है। अच्छा जी, आगे जो हमारा टॉपिक है वो है आईपी एड्रेस, ठीक है। अब कोई भी कंप्यूटर या कोई भी जो सिस्टम वगैरह जो होता है, ठीक है, वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है, तो वो किसी ना किसी मखसूस आईपी एड्रेस के ज़रिए ही इंटरनेट के साथ वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, वो मुख्तलिफ तरह से उसको असाइन किया हुआ होता है, ठीक है। उसके अलावा आईपी एड्रेस में नेटवर्किंग बिट्स वगैरह होती हैं, उसके बाद होस्ट बिट्स वगैरह होती हैं। इस तरह इसको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है आईपी एड्रेस को कि जो हर कंप्यूटर जो होता है वो उसके पास वो आईपी एड्रेस लाजमी होता है जो कि इंटरनेट के ऊपर चल रहा होता है। वरना कुछ लोगों ने अपना स्टैटिक आईपी एड्रेस रखा हुआ होता है, कुछ लोगों ने अपना डायनामिकली एड्रेस रखा हुआ है। तो जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल आप टीपी लिंक की सेटिंग्स में जाते हैं तो वहाँ पे आईपी एड्रेस वो पूछता है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने वो स्टैटिक आईपी एड्रेस यानी एक ही आईपी एड्रेस रखा हुआ है कि जब भी इंटरनेट से इस्तेमाल करें तो आपका यही आईपी एड्रेस जो है वो यूज़ हो, लेकिन कुछ ने डायनामिक रखा हुआ होता है।
तो वो क्या होता है कि जब भी आप यूज़ करते हो तो वो आपको इंटरनेट जो होता है वो या सर्वर जो होता है वेब सर्वर, वो आपको नए से नया आईपी एड्रेस असाइन करता जाता है, जिसकी वजह से आप उसके साथ कनेक्टेड रहते हो। तो आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, ठीक है। इसमें एक मखसूस किस्म की ये एक ख़ास सीक्वेंस के साथ इसको लिखा जाता है। तकरीबन ये 4 हिस्सों में डिवाइड होता है, ठीक है। जिस तरह अगर आजकल हम पाकिस्तान में सिंपल जो आईपी एड्रेस की मिसाल लेते हैं 192.168.0.1, ठीक है, ये तकरीबन इस तरह पॉइंट्स के हिसाब से ये 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है जो कि आईपी एड्रेस होता है। अब आईपी एड्रेस जो होता है, अब इंटरनेट के साथ जब भी आप कोई भी चीज़ सेंड करना चाहते हो, ठीक है, तो आईपी एड्रेस जो होता है वो आपका डाटा जो होता है वो आईपी पैकेट्स की सूरत में ही सेंड करता है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंप्यूटर इंटरनेट जो होता है वो आपको जो डाटा होता है वो पैकेट्स की सूरत में डिवाइड कर वो आपको प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल पैकेट्स की मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आपने नेट से 100 MB का डाटा लेना है, तो इंटरनेट क्या करेगा कि वो 100 MB का डाटा जो होगा उसको मुख्तलिफ पैकेट्स में वो 100 MB का पूरा आपको सेंड नहीं करेगा, बल्कि उसको मखसूस छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके वो आपको सेंड करता जाएगा। अगर 100 MB का, तो फॉर एग्जांपल वो 100 MB को 5-5 MB के डाटा में डिवाइड करके तो उसके पैकेट्स बना के तो वो आपको सेंड करता जाएगा। तो इसी तरह ये एक लाइक सिंपल जी, जिस तरह कार्ड्स वगैरह सेंड किए जाते हैं, यानी कि हम कार्ड्स के ऊपर डाटा जो होता है वो पूरा डाटा नहीं होता, बल्कि मखसूस किस्म का डाटा जितना रिक्वायर्ड होता है उसको टाइम बाय टाइम वो उसको एक्सेस करते जाते हैं या उसको लेते जाते हैं, ठीक है। पोस्ट कार्ड्स वगैरह जिस तरह के होते हैं, यानी एक पोस्ट कार्ड के डाटा सेंड कर दिया, उसके बाद फिर दूसरा पोस्ट कार्ड, तीसरा पोस्ट कार्ड, इसी तरह इंटरनेट भी जो होता है वो अपना डाटा आपको पैकेट्स की सूरत में ही प्रोवाइड करता है। उसके बाद आ जाता है रूटिंग एंड स्विचिंग। अब रूटिंग एंड स्विचिंग में क्या होता है कि जब भी आप उसके ऊपर सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, ठीक है, तो अब कोई भी जो सर्वर्स होता है वो सबसे पहले किसके साथ अटैच होता है, वो स्विच होता है। अब स्विच क्या होता है, स्विच एक इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस होती है, ठीक है, जो कि नेटवर्क को हैंडल कर रही होती है, ठीक है। ये जितने भी उसके ऊपर सर्वर्स वगैरह लगे होते हैं वो उसको हैंडल करती है। अब सर्वर जब कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक है, तो सबसे पहले जो डाटा जो होता है वो स्विच के पास जाता है, ठीक है। स्विच क्या करता है कि वो देखता है कि जी अब इसको किस राउटर के ऊपर मैंने भेजना है जो कि आपके नज़दीक तरीन हो। अगर फॉर एग्जांपल आपके नज़दीक तरीन वाला राउटर बंद है तो फिर वो देखेगा जी आपके और नज़दीक कोई और जो राउटर है वो कौन सा, ठीक है। तो इसी तरह वो जो डाटा होता है वो रूटिंग और स्विचिंग के ज़रिए इस तरह आप तक वो एक्सेस करता जाता है। या कोई डाटा जब सेंड करता है, अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बैठे हो, आपने डाटा सेंड डाउनलोड करना है या सेव करना है, तो वो जब आपको वो इंटरनेट डाटा देता है, ठीक है, तो अब क्या होता है कि आप तो यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हो, लेकिन आपको कि नहीं पता कि आपने जिस सर्वर के ऊपर डाटा रिसीव करना है या जिस सर्वर से डाटा हासिल करना है वो कैलिफोर्निया में, अमेरिका में पड़ा हुआ है, या वो मलेशिया में पड़ा हुआ है, या वो भारत में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि जी जो सर्वर होगा वो अपने करीब 3 राउटर को डाटा सेंड करेगा। इसी तरह मुख्तलिफ राउटर से होता हुआ डाटा जो होगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। इस तरह ये रूटिंग वगैरह की तकनीक जो होती है ये समझ ले कि एक डाटा के लिए पाथ मुहैया करती है। उसके बाद डिफरेंट पाथ आ जाते हैं। अब डाटा जब सेंड किया जाता है, ठीक है, तो डाटा की सूरत में चूँकि पैकेट्स की सूरत में होता है, तो लिहाजा अब पैकेट्स जब चलते हैं तो उनको जो भी रास्ता मिलता है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट जो होता है ये एक जाल होता है, ठीक है, ये कह लें कि इसमें मुख्तलिफ राउटर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, ठीक है, जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब जब पैकेट्स आपके पास जब वेब सर्वर आपके पास डाटा सेंड करता है तो वो क्या करता है, वो देखता है कि जी कौन था जो राउटर का रास्ता खाली है या कौन सा पाथ जो है वो फ्री है। तो पैकेट जो होते हैं वो आज़ादाना क्या करते हैं, उस पाथ को इख्तियार करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि जब रूटिंग या स्विचिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं कि जब डाटा पैकेट्स की सूरत में जाता है तो पैकेट्स की सूरत में उसके ऊपर उसका डेस्टिनेशन नंबर वगैरह लिख दिया जाता है, जो कि अब क्या होता है कि डाटा मुख्तलिफ चाहे जितने मर्जी पाथ से वो जी या जिस मर्जी रास्ते से वो आप तक पहुँचे, लेकिन चूँकि उसके ऊपर डेस्टिनेशन नंबर पहले ही क्या लें कि आइडेंटिफाइड किया हुआ होता है, तो लिहाजा वो क्या होता है कि डाटा सिर्फ आपके जो नज़दीक तरीन राउटर है उसके पास पहुंचकर फिर वो आपके आईपी एड्रेस के ऊपर वो पहुंच जाता है। उसके बाद आ जाता है ट्रेस राउट्स।
ठीक है। अब ट्रेस रूट एक ख़ास किस्म की तकनीक यूज़ की जाती है, ख़ास किस्म का सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करते हैं कि डाटा को देखते हैं कि जी ये डाटा किस रास्ते से जो है वो सर्वर से आप तक पहुंच रहा है। ठीक है, यानी कि वो रूट को ट्रेस करते हैं कि किस रास्ते से डाटा जो हो रहा है या किस रास्ते से जो हमने इंफॉर्मेशन या पैकेट्स वगैरह भेजे हैं वो किस रास्ते से वो हमारे यूज़र तक, एंड यूज़र तक वो पहुँच रहे हैं। तो ये ट्रेस रूट जो होता है ये एक खास किस्म की डेस्टिनेशन होती है। ठीक है, जो कि वो आपके डेस्टिनेशन को देखता है कि किस रास्ते से वो डाटा जो हो रहा है वो आप तक पहुंच रहा है, क्योंकि डाटा अब पैकेट जो होते हैं वो मुख्तलिफ तरह के पाथ वगैरह फॉलो करते हुए वो आप तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है, अब टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल क्या होता है? टीसीपी ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र कंट्रोल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है या इंटरनेट प्रोटोकॉल भी इसको कहा जाता है। जिस तरह हमने सिंपल पहले लेक्चर्स में ये देखा था कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल क्या काम करता है, तो जिस तरह पहले हमने इसकी पढ़ी थी कि ये क्या करता है कि ये कॉमन कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी जो दो सिस्टम जिस तरह के हों, ठीक है, जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करते हों, ठीक है, या वो अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं, तो फिर वो सिस्टम को आपस में पता नहीं चलता कि जी हमने कौन किस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इंटरनेट के ऊपर जो है एक खास किस्म का प्रोटोकॉल है जो कि इन दोनों को कम्युनिकेट आपस में करने में मदद देता है। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इसी तरह जिस तरह हमने पिछले में देखा था, जिस तरह आईपी एड्रेस वगैरह में डाटा सेंड किया जाता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल भी इसी तरह की इंफॉर्मेशन वगैरह को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो इसके अंदर है वो है इसकी पोस्ट कार्ड एनालॉजी। ठीक है, यानी कि वो पोस्ट कार्ड के तरीके को इस्तेमाल करते हुए वो डाटा जो होता है वो सेंड करता है। पोस्ट कार्ड जिस तरह हमने पिछले लेक्चर या अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको देखा था कि पोस्ट कार्ड यानी जो भी हम कार्ड्स वगैरह पोस्ट करते हैं, ठीक है, वन बाय वन वो उसको पोस्ट करते जाते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन का जो एक बहाव है वो चलता रहता है। तो जिस तरह से अगले सेंडर को आपकी इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है, तो इसी तरह वो पैकेट्स की सूरत में ही वो आगे ट्रांसफ़र होता चला जाता है। अब इसका काम क्या होता है कि ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो होता है ये उसको पैकेट्स की सूरत में डाटा को डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब पैकेट्स की सूरत में डाटा जब डिवाइड हो जाता है ताकि वो डाटा जो आप तक पहुंच सके, ये नहीं होता कि अब पैकेट डाटा जो होता है वो अब यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो पैकेट स्विचिंग होता है और दूसरा डेडिकेटेड लिंक होता है। ठीक है, डेडिकेटेड लिंक जो होता है कि वो डायरेक्ट सर्वर और क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, एक ख़ास किस्म का ही रास्ता होता है जिसके ज़रिए वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन जो पैकेट स्विचिंग है, ठीक है, ये एक इस तरह की ख़ास किस्म की तकनीक है कि जो कि किसी भी डेडिकेटेड लिंक को या डेडिकेटेड रूट को फॉलो नहीं करते, बल्कि उनको जो भी रास्ता मिलता जाता है वो उसी से वो चलते जाते हैं। तो इसके लिए फिर क्या किया जाता है कि सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आपकी जो होती है, जो आपका डाटा आप तक पहुंच रहा होता है, उसको पैकेट्स की सूरत में डिवाइड किया जाता है। अब हर पैकेट्स की जो होती है, ठीक है, हर पैकेट्स की एक फ़िक्स लेंथ होती है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 100 MB का डाटा जो है, ठीक है, 100 MB का डाटा आपने रिसीव करना है किसी सर्वर से, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा जी अब मैंने इसके जो 100 MB का डाटा है इसको किस तरह डिवाइड करूं या इसको कितने कितने MB में इसको डिवाइड करके वो पैकेट्स की सूरत में आपको डाटा पहुंचाऊं। फॉर एग्जांपल अगर वो 5 MB में डिवाइड करता है तो इस तरह फिर वो क्या करेगा कि पूरे का पूरा जो 100 MB डाटा होगा उसको 5-5 MB में कन्वर्ट करके वो आपको पैकेट्स की सूरत में सेंड करता जाएगा। अब अच्छा, एक बात ये आती है कि जी अब पैकेट्स की सूरत में डाटा आ रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं होता कि डाटा जो हो वो आगे पीछे हो जाए। तो इसके लिए ये किया जाता है कि इसके ऊपर ख़ास किस्म की एक सीक्वेंस लगाई जाती है, ठीक है, डाटा के ऊपर, कि जी पैकेट जो हो रहे हैं वो जा तो रहे हैं लेकिन अब उस
रिसीवर को किस तरह रिसीव होंगे, तो उसके लिए फिर एक ख़ास किस्म की सीक्वेंस लगाई जाती है जिसकी मदद से वो सीक्वेंस की ही सूरत में आगे वो किसी भी एंड यूज़र के पास जो डाटा है वो पहुंचता है। तो उसकी नंबरिंग की होती है कि जी पहले नंबर पे ये पैकेट जाएगा, दूसरे नंबर पे ये जाएगा, तीसरे नंबर पे ये पैकेट जाएगा। तो इसी तरह इनकी एक ख़ास किस्म की नंबरिंग होती है जो कि इंटरनेट के ऊपर वो इंडिपेंडेंटली यानी जहाँ जहाँ से भी उसको रास्ता मिलता जाता है वो उसी से होता हुआ वो आप तक पहुँच जाता है। उसके बाद आ जाता है जी पैकेट्स आर इंडिपेंडेंट। पैकेट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी एक खास किस्म के रास्ते को फॉलो नहीं करते बल्कि वो जिस जहाँ से भी उनको रास्ता मिलता जाता है वो उसी रास्ते से वो आप तक पहुँच जाते हैं। और इसका ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर इंटरनेट की बहुत ख़राब कंडीशन है यानी बहुत स्लो चल रहा है तो इस सूरत में भी नेट जो इंटरनेट जो होता है वो आपको या वेब सर्वर जो होते हैं वो आपको डाटा जो होते हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसकी मेन रीज़न यही होती है क्योंकि पैकेट्स को जो होता है जो भी रास्ता मिले वो उसी के ज़रिए ही आगे वो चलते जाते हैं, तो लिहाजा वो जल्दी से जल्दी अपने कम्युनिकेशन तक पहुँचे चाहे अगर कंडीशन जितनी भी मर्जी ख़राब हो नेटवर्क की। लेकिन वो जब पैकेट्स की सूरत में डाटा आहिस्ता आहिस्ता चलता है तो वो क्या करता है कि जहाँ कंडीशन ख़राब होगी वो उस लिंक को छोड़ के दूसरे के ऊपर वो चलना शुरू हो जाता है और इस तरह पैकेट्स की सूरत में डाटा आप तक पहुंचता रहता है। तो क्योंकि पैकेट्स ये सबसे डेडिकेटेड लिंक में तो यही होता है कि जी आपने क्या करना होता है कि जी एक ही पाथ होता है उसके ऊपर या आपके सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन पैकेट स्विचिंग जो होती है ये आपको अलग-अलग के इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है कि जो कि आप किसी भी सूरत में वो डाटा जो होता है वो आप तक पहुंच सके। और वो फिर क्या किया जाता है कि उसको मखसूस डाटा को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करके पैकेट्स की सूरत में वो आप तक उसको पहुंचाया जाता है। उसके बाद आगे आ जाते हैं वैन एंड लैन। ठीक है, अब वैन क्या होता है, वैन जो होता है वो वाइड जिस तरह सिंपल ये कुछ उसकी बेसिक सी टर्मिनोलॉजी होती हैं। वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि जो वो नेटवर्क जो कि बहुत बड़े एरिया पर फैला हो उसको वैन का नाम दिया जाता है। जिस तरह आजकल हमारा इंटरनेट है इसको हम वैन भी कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी यानी पूरी दुनिया के अंदर ही ये फैला हुआ है। उसके बाद दूसरा लैन। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, ठीक है, तो वो क्या करती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके जो कंप्यूटर जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो वो चूँकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इस तरह का एक ख़ास किस्म का जो नेटवर्क क्रिएट किया होता है तो उसको लैन कहा जाता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी स्कूल के अंदर या किसी अदारे के अंदर वो हो सकता है।